तो कुछ चीजें तो हैं भाई, एलिप्स का आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा, मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होगी वो इसी से ही दी जाती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू 0। यही आपके पास में इसकी जनरल इक्वेशन होती है। सारे कॉनिक्स की जनरल इक्वेशन यही है, सर्कल की भी यही है, अलग अलग कंडीशन में। अब वो अलग अलग कंडीशन क्या थी ये मैं बता चुका हूं। विल रिप्रेजेंट टू एन एलिप्स। आगे आप बताइए क्या होगा, बोलो भाई क्या होगा, कंडीशन क्या थी वो, कब ये इक्वेशन एक एलिप्स को रिप्रेजेंट करने लग जाएगी, बताइए। तब क्या क्या होगा, क्या होगा, डेल इक्वल टू 0, डेल इक्वल टू 0 या डेल इज नॉट इक्वल टू 0। क्या हो गया भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बच्चे, वरना ये चीज तो पता है सबको। क्या होगा भाई यहाँ पे, क्या हो गया आप तक, क्या मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है क्या, प्रथमेश, अनिकेत, क्या मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है क्या आप लोगों तक। आ रही है सर। बेटा आ रही है तो उसका रिप्लाई करो ना, क्या क्या डेल का क्या स्टेटस था, डेल क्या था, क्या डेल इज नॉट इक्वल टू 0। बच्चे का मैसेज आया है, यस सर आ रही है श्रेयश की, डेल इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ई आपका लेसर देन 1 था। तो ई अगर लेसर देन 1 था तो कुछ एक रिलेशन था एच में और कुछ कोफिशिएंट में, वो क्या था। हाँ भाई विघ्नेश क्या था, क्या था। सर एच स्क्वायर लेस देन ए बी। यस एच है ना, इसी को ही दूसरी तरीके से बोला जाता है, और एच स्क्वायर लेसर देन ए बी होगा आपका। बच्चे का मैसेज आया किसी का, एच स्क्वायर लेसर देन ए बी, यस। अच्छा डेल क्या होता था, डेल पता ही है सबको, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। याद है ना विघ्नेश, ये डज नॉट इक्वल टू 0 ये होना चाहिए। अगर ये कंडीशन बैठ गई, अगर ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो गिवन इक्वेशन ये आपकी। डिटरमिनेंट वाला ना, क्या बेटा, ये डिटरमिनेंट सॉल्व करके आता है फॉर्मेट। हाँ हाँ हाँ, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करके वही आपके पास मैंने लिखवाया है, वो भी ए बी सी, ये डायगोनल था, ये एफ, ये जी, ये एच, और यही इधर इसकी मिरर इमेज एफ जी एच। ऐसे याद रखो या ऐसे याद रखो, बात एक ही है। डिटर्मिनेंट इसको सॉल्व करके ये लिखना पड़ेगा, तो इससे अच्छा यही याद कर ले, ज्यादा बेटर है। बाकी याद यस दोनों होने चाहिए। तो ये डिटर्मिनेंट होता है एबीसी डायगोनल फिर एफ जी एच, जो सीक्वेंस होता है वो कुछ ऐसे चलता है, ए बी सी एफ जी एच, ऐसे ये सीक्वेंस चलता है ना। तो मैंने क्लास में उस समय तो हमारी लाइव क्लासेस हुआ करती थी, मतलब ऑफलाइन हमारे पास क्लासेस हुआ करती जब मैंने आपको ये बताया था। तो यस इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं थोड़ा सा, डेफिनेशन एलिप्स की। वैसे जेई में इतना ज्यादा अब इसको नहीं पढ़ेंगे, इसका डेफिनेशनल पार्ट नहीं देखेंगे, सीधे इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है उसी पे ही हम लोग सीधे आएंगे, मगर थोड़ा बहुत मैं लिखा देता हूँ। एन एलिप्स is the locus of a point which moves such a way that, आगे क्या होगा, क्या होगा, माइक ऑन है आपके, which moves such a way that, आगे क्या आ गया, क्या होगा, यस क्या होगा, that क्या होगा, भूल गए, that its ratio of distance of a fixed point, फिक्स्ड पॉइंट क्या बोलते हैं फिक्स पॉइंट को, फोकस, टू द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर
distance to a fixed line is always constant. और कांस्टेंट भी क्या होगा? ग्रेट लेसर देन 1। कांस्टेंट होगा आपका लेसर देन 1। यही है भाई आपका। तो मुझे नई बात समझ में आई कि इसमें ऐसा क्या था कि एक बच्चा भी नहीं रिप्लाई कर पाया। भाई आपको ये तो पता ही है आप लोगों को कि आपका एक ये फिक्स लाइन ली जाती है और एक इधर एक फिक्स पॉइंट लिया जाता है। इसको डायरेक्ट्रिक्स, सारे के सारे कॉनिक्स ऐसे ही आते हैं। इसको बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स, इसको बोला जाता है फोकस। और जो रेशो लिया जाता है वो किसका किससे? पॉइंट पी अगर आपका कॉनिक पर है, कोई पॉइंट पी अगर आपका कॉनिक पर, ये पॉइंट पी अगर आपका कॉनिक पर है, तो किससे किसकी डिस्टेंस? इससे तो डिस्टेंस और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशो। मतलब डिनोमिनेटर में आपका ये डिस्टेंस ये पीएम आएगी और ये अगर ये इसको एस बोला जाएगा तो मतलब पीएस अपॉन पीएम। ये देखो ध्यान देने वाली बात, अगर ये रेशो का सीक्वेंस गलत याद रह गया ना तो फिर अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा आपका, आपका आंसर ही गलत हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है। पैराबोला में भी वही आती थी, मगर पैराबोला में इधर ये जो ई था ना बेटा वो आपका ऑलवेज वन था। तो चाहे पीएम अपॉन पीएस लिखो तो भी सेम ही आएगा, पीएस अपॉन पीएम लिखो तो भी वो वन ही आएगा। अगर इस केस में पीएस अपॉन पीएम आपका ई आपको डिक्लेयर करना है और फॉर एवरी ई आपका लेसर देन वन हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने पीएम अपॉन पीएस अगर वो लेसर देन वन कर दिया तो फिर वो हाइपरबोला हो जाएगा आपका। एक्चुअली समझ रहे हो आप? क्योंकि रेशो उस केस में आपका ई ग्रेटर देन वन हो जाएगा अगर उल्टा कर दिया तो ये आपको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में हमेशा पीएम आएगा, ऊपर हमेशा पीएस आता है। तो ये पीएस और ये पीएम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पीएस इज इक्वल टू, तो आपके पास में इधर भी लिख देते हैं इसको, तो पीएस इक्वल टू ईपीएम, पीएस इक्वल टू ईपीएम, ये कंडीशन होती है आपकी एलिप्स की। अब इसी से ही आपकी एलिप्स की जो इक्वेशन होती है ना वो निकल के आती है। तो देख लेते हैं भाई इक्वेशन कौन सी निकल के आती है ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन। बस मैं ये चाहता हूं ना कि मेरा जो भी स्टूडेंट इस क्लास में बैठे ना वो किसी शेप को लेकर के भी कभी कोई मिसकंसेप्शन ना लेकर के बैठे। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, तो यहां पर मैं डायरेक्ट आपको इक्वेशन भी लिखवा सकता हूं सीधे सीधे। वैसे तो क्या होती है बच्चों ने, अगर आपका बोर्ड का लेक्चर चल रहा है तो आपको पता भी होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन होती है ना। किसी बच्चे का मैसेज आया, यस ये होती है। तो ये आपको, अब ये कैसे आती है मैं उस पर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं। हालांकि इतनी बारीक चीजें नहीं कभी ऐसे पूछी जाती मगर बच्चे को पता होना चाहिए। लेट एस बी द फोकस एंड जेड एम बी अ डायरेक्ट्रिक्स, जेड एम बी द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एन एलिप्स। हमारे पास यही दो एसेट्स होंगे हमेशा ऑफ एन एलिप्स, ठीक है। नाउ परपेंडिकुलर फ्रॉम एस बोले तो फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स which meets it at point Z, a moving point, a moving point is on ellipse such that PS इक्वल टू EPM। ये तो थोड़ा सा ये जो मैंने बात बोली है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि
क्या मतलब है इस चीज का कहने का? भाई कुल मिलाकर के ये देखिए मैंने डायरेक्ट्रिक्स ले लिया आपकी, और यहाँ पर मैंने कोई एक पॉइंट लिया आपका एस, ये कोई पॉइंट एस है, और जितनी ये बात बोल रहा है भाई परपेंडिकुलर डालने की बात बोली थी, तो ये लीजिए परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर डाल दिया इसके ऊपर। अब उसने जो जो बात बोली है वो बताया, तो यहाँ पे इस पॉइंट को z बोला जाता है, और ये यहाँ पर इस पॉइंट को m बोल दिया गया है, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट s है, तो एक काम मैं करता हूं, देखिए। अच्छा ये वाली लाइन क्या है, ये जो s से मैंने इसको परपेंडिकुलर डाला है, ये क्या होती है? फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पर डाला गया परपेंडिकुलर होता क्या है? क्या ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं होता है क्या? क्या ये एक्सेस ऑफ, ये तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री होता है, और इसको तो कर्व काटेगा एक बार, तो मैं बोल देता हूं कि उसको यहां ए पर काटा है, बोल देते हैं ए पर काटा है ना, और एक बार और भी काटता है वो भी आप जानते हैं, तो मैं दूसरा इधर ले लेता हूं, भैया यहाँ पर ए डैश पर काटा है। इसकी शेप कुछ इस तरीके की होती है ना, कि अगर ये रेशो जो है पीएस और पीएम का, ये पीएस और पीएम का, अगर ये शेप आपका ई जो कि आपका एक लेसर देन वन क्वांटिटी है, तो ये जो लेसर देन वन क्वांटिटी है, इस रूल को अगर फॉलो करते हुए पॉइंट अगर वेरी करेगा ना, तो इसका एक क्लोज लूप बन जाता है, और ये क्लोज लूप बनता है तो उस केस में आपकी दो डायरेक्ट्रिक्स हो जाती हैं, और दो ही फोकस भी हो जाती हैं, दो ही डायरेक्ट्रिक्स हो जाती है और दो ही फोकस भी हो जाती है, भी आएगा आगे, है ना। इसलिए क्यों मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर दो इंटरसेक्शन पॉइंट लिए हैं, एक ए डैश है और दूसरा ये ए है। अच्छा ये ए डैश है और ये डैश है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो मैं ये डिक्लेयर कर देता हूं, इनके बीच की डिस्टेंस 2a है, ये डिक्लेयर कर दिया मैंने। अब 2a इनकी डिस्टेंस है, तो इसके बीच में कोई पॉइंट मैं सेंटर भी ले लेता हूँ, तो वो सेंटर जो इसको मैंने नाम दिया है, इसको मैं सी नाम दे देता हूँ। तो अगर ये सी है तो फिर अगर ये सच में सेंटर है, तो यहां से लेकर के यहां तक ये डिस्टेंस ए हो जाएगी, और ये यहां से लेकर के यहां तक की ये डिस्टेंस भी ए हो जाएगी। मेरा प्रश्न आप लोगों से है, आप लोग आंसर करेंगे इस चीज को, कि ये ऐसे, अच्छा ये बेटा पैराबोला पर है ये पॉइंट, ठीक है ना, ये पॉइंट आपका पैराबोला पर है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ये है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स दूसरी होगी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ये है। हालांकि पूरे शेप पूरी ही कर्व की डायरेक्ट्रिक्स होती है। आप मुझे बताइए कि ये एस ए और ये ए जेड, ए एस और ए जेड, क्या कोई रिलेशन आ सकता है क्या? ये आपका पॉइंट जो है वो कर्व पर है, तो क्या आपका, इफ लिख देता हूं, इफ ए लाइज ऑन पैराबोला, देन, अगर ए आपका पैराबोला पे लाई करता है, तो ये ए एस और ए जेड, क्या इसमें कोई रिलेशन होगा क्या? ए एस और ए जेड में क्या कोई रिलेशन होगा? कोई रिलेशन होगा क्या? रिप्लाई कीजिए, ए एस और ए जेड में कोई रिलेशन होगा? कोई रिलेशन होगा ए एस और ए जेड में? बोलो रोहित, क्या ए एस और ए जेड में कोई रिलेशन होगा? क्या ए एस और ए जेड में कोई रिलेशन होगा? नहीं पता। चलिए विघ्नेश, आई एम स्ट्रेंज, कंप्लीटली स्ट्रेंज, यस विघ्नेश। हाँ सर। नहीं पता आपको क्या रिलेशन होगा एस ए और एस जेड में? रिलेशन नहीं पता तुमको? नहीं सर। चलो, ये पॉइंट किस पर है? पैराबोला पर है या नहीं है? पैराबोला पर है ना, ये पॉइंट ए, ये पैरा, सॉरी आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, ये पॉइंट आपका एलिप्स पर होगा, आई एम सॉरी गलत बोल गया, ये हाँ पॉइंट सर। आपका एलिप्स पर है ना, ये पॉइंट, सॉरी, पैराबोला एलिप्स की जगह पैराबोला बोल गया गलती से। ये पॉइंट अगर आपका एलिप्स पर है, आई एम सॉरी, ये पॉइंट आपका एलिप्स पर है, शायद इसीलिए बच्चे नहीं जवाब दे रहे होंगे। अच्छा बेटा, ये पॉइंट अगर आपका एलिप्स पर है, ये पॉइंट एलिप्स पर है, ये पॉइंट अगर एलिप्स पर है, तो एस ए और एस जेड, ए जेड, इसमें क्या रिलेशन होगा? हम्म सर बोलो बेटा। ये यस फोकस है क्या? हाँ एस फोकस है, नहीं गलत है, बच्चे का मैसेज आया जिसका आंसर गलत है उसका, किसी बच्चे ने मैसेज भेजा था, नाम क्या है इस बच्चे का, अनिकेत कामले, बेटा गलत है, ए एस ए जेड इक्वल कैसे हो जाएंगे? सर एलिप्स पर है, एस एलिप्स पर है। अपॉन, सर एस अपॉन ए जेड इक्वल टू इसेंट्रिसिटी होगी ना? हाँ तो ये रिलेशन होगा ना, ए एस इक्वल टू ई ए जेड, यही होगा ना रिलेशन, तो यही तो होगा रिलेशन, वो वही तो है जो तुमने बोला, हाँ ए एस सर। अपन ए जेड इक्वल टू। अच्छा ये भी पॉइंट आपका पैरा, ये एलिप्स पर होगा,
ये भी पॉइंट इलिप्स पर होगा, 2 बार काटेगा एक्सेस ऑफ सिमेट्री को ये, तो ये पॉइंट भी अगर इलिप्स का होगा और ये उसके ये इधर वाली डायरेक्ट्रिक्स है, हालांकि एक डायरेक्ट्रिक्स इधर भी होगी, दोनों डायरेक्ट्रिक्स के साथ में सेम रूल फॉलो हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि ये एस है और ये आपका ए डैश है और यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि एस ए डैश और आपका जेड ए डैश, इसके बीच में भी क्या रिलेशन यही नहीं होगा क्या? यही तो होगा, यही तो होगा ना। ये आपका, अरे भाई ये आपका पैराबोला पर पॉइंट है, ये फोकस से डिस्टेंस है और ये डायरेक्ट्रिक्स पर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए डैश जेड। तो फोकस से डिस्टेंस इस पॉइंट की, पैराबोला पर कोई भी पॉइंट हो, उसकी फोकस से डिस्टेंस और उसकी डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो हमेशा इसेंट्रिसिटी के इक्वल होगा, तो वो यही तो होगा। ए डैश के लिए भी यही बात बोली जा सकती है ना फिर तो, क्यों भाई विघ्नेश? हाँ सर। अच्छा, ए डैश कितना है? ए डैश ये तो हमने डिक्लेयर किया है ना 2 है, ये तो हमने डिक्लेयर किया है ए डैश इक्वल टू 2 है, ये तो मैं ही बोल रहा हूँ ना खुद कि ए डैश इक्वल टू 2 है। एंड सी ए डैश, सी ए डैश इक्वल टू सी ए डैश इक्वल टू सी ए, ये कितना है मेरे पास? ये ए है, ठीक है। तो अब एक काम मैं ये करता हूं, मैं जरा दोनों को जोड़ देता हूं, मैं एस ए डैश और एस ए को, इसको जरा मैं ऐड कर देता हूं इस इक्वेशन को, ये दोनों नंबर भी हैं, तो एस ए प्लस एस ए डैश, इनको जैसे ही मैं ऐड करता हूं मेरे पास लेफ्ट हैंड में ऐड होकर के क्या आ जाएगा? ए जेड प्लस जेड ए डैश, यही आएगा, यही आएगा मेरे पास में। अच्छा, एस ए डैश और एस ए, ये तो मेरे पास ए पूरा हो गया ना भाई, ए डैश एस प्लस एस ए, ये तो मेरे पास आपके पास में ए हो, ए डैश हो गया ना पूरा, ये है आपका ए भाई, ये ए डैश एस प्लस एस ए, यहां से लेकर यहां प्लस यहां से लेकर के यहां, तो वो तो ए डैश हो गया ना। तो इसको मैं ए डैश इक्वल टू ई ए जेड प्लस जेड ए डैश ऐसे बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ ना? सर हाँ उधर बोलो। पैराबोला को इलिप्स कीजिए। कहाँ पे बेटा? इफ ए लाइज ऑन अ पैराबोला। सर सॉरी सॉरी सॉरी, इफ ए लाइज ऑन एलिप्स, ए लाइज ऑन एलिप्स, ठीक, चलिए। तो ठीक है, चलिए यहाँ तक ये इतना तो क्लियर है ना आपको? यस सारे गर्ल्स एंड बॉयज, ये क्लियर है ना? अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने जस्ट आपकी इलिप्स की जो बेसिक कंडीशन है कि इलिप्स पर अगर आपका कोई उसकी सरकमफेरेंस पे कोई पॉइंट है तो उसकी फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो जो है वो ई होता है, तो ए आपका इलिप्स पर एक पॉइंट है, तो इसी तरीके से एस ए इक्वल टू ई ई टाइम ऑफ ए जेड होगा, इसी तरीके से एस ए डैश इक्वल टू ई ए डैश जेड होगा, ये लिखा। और ए डैश ये मैंने 2 ए डिक्लेयर खुद ने किया है और ये सेंटर मैंने माना है, ए डैश का सेंटर बोला है मैंने इसको, और ये अगर सेंटर है तो ये दोनों ए और ए होंगे, इतना तो डिक्लेरेशन हम दिए थे। तो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड करके ये ए डैश इक्वल टू ये आ गया, और यहां से अगर मैं इसको आगे प्रोसीड करूं तो ये 2a इक्वल टू ये ई है, इसेंट्रिसिटी ई। अब देखिए इधर ए जेड कितना हो गया? यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट। अच्छा, ए जेड यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट है, अब इसकी ना मुझको लंबाई तो पता नहीं है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या ए जेड को? आप खुद देखिए, क्या ए जेड, इसको मैं ये नहीं लिख सकता क्या कि ए जेड को कि ये सी जेड ये यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट माइनस सी ए है, ऐसे लिख दूं क्या? ऐसे लिख दूं क्या? ए जेड, माई ए जेड को ये ए जेड इसको मैं सी जेड माइनस सी ए कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ यहाँ तक कैसे? लिख हाँ सकता हूँ सर। मैं यहाँ पे, है ना? और अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए जेड को, अच्छा तो ए डैश जेड, इसको क्या लिख सकता हूँ? क्योंकि ये लेंथ भी मेरे पास नहीं है, ए डैश जेड, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? सी जेड प्लस सी ए डैश। सी ए डैश प्लस सी जेड, तो इसको मैं सी जेड प्लस सी ए डैश ये लिख सकता हूँ। ध्यान देने वाली बात यह है कि मुझे सी ए डैश भी पता है, सी ए डैश भी पता है और मुझे सी ए भी पता है, तो यहां पर मैं लिख देता हूँ इसको, तो ये सी जेड माइनस सी ए डैश
प्लस सी जेड प्लस सी ए, सी जेड माइनस सी ए, और ये सी ए डैश। अभी तक कुछ भी नहीं किया, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इनको तो कैंसिल किया जा सकता है ना, ये दोनों इक्वल है तो इनको तो कैंसिल किया जा हाँ सकता है सर। सी ए डैश। तो ये मेरे पास यहाँ से जो रिलेशन निकल के आया वो कुछ ये निकल के आया है कि मेरे पास 2a इक्वल टू सी गाइस, 2a इक्वल टू e इंटू 2cz, ये निकल के आ गया, ये 2 से 2 गया, a इक्वल टू e सी जेड, तो ये सी जेड जो डिस्टेंस है वो मेरे पास a अपॉन ई आ गई। यही मुझे चाहिए था, यही मुझे चाहिए था, ये डिस्टेंस ही मुझे निकालनी थी, सी से लेकर के जेड तक की ये जो डिस्टेंस थी, यही डिस्टेंस मुझे निकालनी थी सी जेड। तो मेरे पास ये यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है ये आपकी a अपॉन ई आ चुकी है। आप मुझे बता सकते हैं ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी? ध्यान दीजिए, ए डैश मैंने मानी थी, सी से लेकर के जेड तक की डिस्टेंस ए अपॉन ई मैंने निकाल दी। तो अगर मैं ए अपॉन ई में से, ध्यान देना, ए अपॉन ई में से ये यहां तक की ये डिस्टेंस अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या मेरे पास ये यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस नहीं आएगी क्या? या यहां से लेकर के यहां तक की ये डिस्टेंस नहीं आएगी? तो ये डिस्टेंस है मेरे पास में भाई, ए में से सब ये यहां से ये पूरी मुझे इतनी डिस्टेंस निकालनी है, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस ए है बेटा, ये डिस्टेंस ए है ना, ए ए। तो ये हाँ सर। डिस्टेंस कितनी हो गई मेरे पास, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ए माइनस ए अपॉन ई, यही तो हो गई। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस ए अपॉन ई हो गई ना, यहां से लेकर यहां तक की, यहां से लेकर यहां तक की ये डिस्टेंस मेरे पास ए अपॉन ई हो गई। क्लियर है? क्लियर है आपको? क्लियर है? क्लियर है? अरे भाई इसमें सर हाँ क्या है? सर। यस रोहित, क्लियर है? क्लियर है वेदांत? यस बेटा यस। यहां से ये आपके पास सी से लेके बच्चों का मैसेज आ रहा है, मैसेज आया बच्चों का, ए अपॉन ई, हाँ ये यहां से लेकर के यहां तक की ये जो डिस्टेंस है ये a अपॉन ई माइनस ए, यस थोड़ा उल्टा लिख गया, ये यहां से लेकर के यहां तक की ये जो डिस्टेंस है a अपॉन ई माइनस ए, यस ठीक है। तो मेरे को कोई बच्चा ये बता सकता है कि यहां देखिए मेरे पास जो डिस्टेंसेस थी, मैंने जो अभी अभी मेजर करी थी, ये मेरे पास a डैश मैंने इधर लिया था, a मैंने इधर लिया है, c मैंने इसका सेंटर बीच में लिया है, इधर मैंने यहां पर पॉइंट जो था वो z ले लिया है, इधर मैंने एक पॉइंट s लिया था। अब मेरे पास ये यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस थी ए तक की, ये ए तक की ये डिस्टेंस, ये मेरे पास ए मैंने खुद एज्यूम करी, यहां से लेकर के यहां तक की ये डिस्टेंस मेरे पास ए अपॉन ई आ चुकी है, और ये यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है बाय डिफॉल्ट हमको पता है ये ए अपॉन ई माइनस ए, ये हमने निकाल दिए। कोई बच्चा मुझे ये डिस्टेंस बता सकता है जिस डिस्टेंस को मैं मार्क कर रहा हूं, ये डिस्टेंस, ये, या फिर ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी? आप तो सी एस बता दो मुझको, सी एस कितनी होगी? मुझे सी एस बता सकता है कोई बच्चा कि ये सेंटर से एस की डिस्टेंस कितनी होगी? कोई बच्चा बता सकता है? कोई भी बच्चा, ये सी एस जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी? कोई बच्चा बता सकता है सी एस? अरे बहुत बहुत नॉइज आ रहा है, कौन है बच्चा यार, ये कौन है बच्चा, बहुत नॉइज आ रहा है, अपनी बंद कीजिए। चलिए मैं बताता हूं, देखिए कितनी होगी, इसको आइडेंटिफाई करना भी जरूरी था। चलिए अब देखिए सी एस की डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, अब देख लीजिए आप, ये सी एस जो डिस्टेंस है वो कैसे निकलेगी, देखिए ये रफ डायग्राम दोबारा बना रहा हूं इधर, यहाँ पे मैं, ये सेंटर है, ये ए डैश है, ए डैश, ये ए है आपका, और ये इधर जेड है, ठीक है, ये आपका बीच में यहाँ पर एस मैंने लिया, तो ये सारी डिस्टेंसेस आपको पता है, मतलब ये यहां से लेकर के यहां तक की ये जो डिस्टेंस है ये ए अपॉन ई है, ये आपको पता है, और बेसिकली यहां से लेकर के यहां तक की ये डिस्टेंस ए है, ये भी आपको पता है। बेसिकली तो यही दो ही डिस्टेंस है अभी तक जो आपको पता है। चलिए आगे देखते हैं, मैं काम करता हूं, जो मैंने ये जो इक्वेशन आई है ना, यहाँ देखिए ये ए एस और ये एस ए डैश, ये जो मेरे पास दोनों इक्वेशन आई थी, मेरे पास इक्वेशन आई थी ए एस इक्वल टू ई ए जेड,
और ये ए डैश एस इक्वल टू ई ए डैश जेड, जेड ए डैश ये है आपके पास, और जेड तो यही है आपके पास। तो ए डैश एस और ये सारी चीजें भी आपको दिख रही है यहाँ पे। मैं काम ये करता हूँ, जरा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो सब्ट्रैक्ट अगर मैं करूंगा तो ए डैश एस माइनस ए एस, इसको मैं जैसे सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ई ए डैश जेड माइनस ए जेड, ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना। चलिए अब मुझे एक बात बताइए कि ये भी मेरे को पता है कि ये ए जेड जो डैश था, इसको जो मैंने लिखा था ये आपका ए डैश जेड, ये ए डैश जेड, इसको मैं दोबारा ब्रेक कर देता हूँ ना, सी ए डैश जेड, ए डैश जेड, इसको दोबारा नाउन फैक्टर में दोबारा ऐड कर रहा हूं मैं, तो ये सी ए डैश ये भी मुझको पता है, ए ही है, सेंटर है ना, ये भी मुझे पता है। तो सी ए डैश यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक, प्लस ये कितना हो जाएगा मेरे पास सी जेड माइनस ए जेड, ए जेड यहां से लेकर के यहां तक की, ये डिस्टेंस डायरेक्ट भी पता है आपको वैसे तो ये आपके पास में यहां कहां से लेके ये सी ए जेड यहां से लेकर यहां तक की ये ए जेड, तो इसको मैं लिखता हूं सी जेड माइनस सी है, सी जेड माइनस सी ए, यस। अब देखो बेटे, ये ई ये सी ए डैश, तो इसको जरा लिख लेते हैं ना। अब इस सी ए डैश इसको ए लिखा जा सकता है, सी जेड ये ए अपॉन ई है आपके पास में, माइनस सी जेड अगेन आपका वो अगेन ए अपॉन ई है आपका, और ये माइनस ए, इसको दोबारा लिखा जा सकता है। तो ये मेरे पास कितना आ गया ई, देखिए इससे ये कैंसिल और ये 2a आ गया आपके पास में, 2a ई ए डैश एस, ए डैश एस माइनस ए एस, इसको करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास में, ए डैश एस मतलब एस ए डैश, और इसमें से आप ये एस ए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास में कितना आएगा, कितना आएगा दोबारा, ये ए डैश एस मतलब ये यहां से लेकर के यहां तक की ये डिस्टेंस, और ये है आपका ए एस ये डिस्टेंस लेकर के यहां तक का ये डिस्टेंस, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके कितना आएगा। अच्छा ये एस है आपका, इसके बीच में यहाँ पर भी सॉरी ये सेंटर यहाँ पर भी होता है, ये थोड़ा एक यहाँ पर भी एक सेंटर होता है, तो ये डिस्टेंस बोलूं या फिर ये डिस्टेंस बोलूं, बात तो सेम है। ये इसके और इसके बीच में एक ये एस लिया था मैंने, और इसके बीच में ये दूसरा फोकस होता है जिसको एस डैश बोला जाता है, ये ले लिया मैंने। तो अगर मेरे पास ये जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्टेंस ये होगी, दैट मीन्स ये डिस्टेंस, ये जो दोनों ये डिस्टेंस है और ये जो दोनों डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस सेम है। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस में, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम है, ये डिस्टेंस और ये दोनों डिस्टेंस सेम है। थोड़ा सेम सेम कलर से बना देता हूं, देखिए ये यहां से लेकर के यहां तक की ये डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक की इस डिस्टेंस के बराबर है इसके, और ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर है। ये दूसरी आपके पास ये देखिए यहां से लेकर के ये सेंटर है ना, तो ये सेंटर से लेकर के ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट है आपका इलिप्स का, ये सेंटर से लेकर के ये दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट है आपका इलिप्स का, यहां से लेकर यहां तक में एक फोकस यहां आता है, यहां से लेकर के यहां तक में दूसरा फोकस यहां आता है। अगर दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी तो दो ही फोकस होते हैं। तो अगर आपके पास एस ए ये अगर डिस्टेंस की बात करूं तो ये आपके पास में ए एस डैश उसी के बराबर होगी। तो वही मैंने आपसे पूछा है कि यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस में से अगर आप यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, या फिर आप ये बोल दीजिए कि यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, सॉरी यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बात तो एक ही है। इस डिस्टेंस को हटा दीजिए या इस डिस्टेंस को हटा दीजिए, बात तो एक ही है भाई, डिस्टेंस वाइज तो दोनों सेम ही है ना। यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो यहां से लेकर के यहां तक की भी डिस्टेंस होगी, क्योंकि ये दोनों फोकस हैं आपके, और ये दोनों आपके इंटरसेक्शन पॉइंट है इलिप्स पर, और ये सेंटर आपका एक ही है, ये भी फोकस है
और ये भी फोकस है। तो सेंटर ये है, तो सेंटर से एस जितना डिस्टेंस पर है एस डैश भी उतना डिस्टेंस पर है। सेंटर से ए जितना डिस्टेंस पर है ये भी, अरे जब यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस ए है तो यहां से लेकर के यहां तक की ये डिस्टेंस ए है, तो यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस भी सेम होगी। अब मैंने ए डैश एस में से एस ए को सब्ट्रैक्ट किया, तो डिस्टेंस वाइज इसकी बात करूं या इसकी बात करूं बात तो एक ही है। तो अगर मैं इसमें ए डैश एस में से अगर मेरे को ए एस सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं ना इसको यहां से, बिकॉज ए एस इक्वल टू ए डैश एस डैश। तो यहां पर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं इस रीजन से, ए डैश एस ए डैश एस, एक मिनट रुकना, ए डैश एस माइनस एस ए डैश। किसी बच्चे का मैसेज आया है सर, मतलब ए बाई टू आएगा क्या? एक मिनट रुको हाँ भाई, इसका मैसेज आया था मेरे पास प्रथमेश का, सर a/2 आएगा क्या? बेटा a/2 क्यों आएगा? मैंने आपको ये बोला है, देखो भाई कंफ्यूज मत हो इन चीजों में। मैंने आपको ये बोला है प्रथमेश कि ये एस डैश है, ये और ये वाला एस, इन दोनों की सी के रेस्पेक्ट में पोजीशन जो है वो सेम है। मैंने ये नहीं बोला एस जो है वो सी और ए का मिड पॉइंट है, ये नहीं बोला है मैंने। हाँ, इनकी डिस्टेंस सेम है। अगर आपका ए डैश यहाँ है और अगर ए आपका यहाँ है और ये सेंटर यहाँ है, तो जितनी दूरी पर एस यहाँ पर है उतनी दूरी पर एस डैश पीछे है। ये जितना डिस्टेंस इनके बीच में उतना डिस्टेंस इन दोनों के बीच में। मैंने ये नहीं कहा कि एस डैश और ये जो एस डैश और एस होंगे वो मिड पॉइंट होंगे, मैंने ये नहीं बोला है आपको। समझ में आया ना? तो इसके लिए मैं यहाँ पे ए डैश एस में से ये जो ए एस डैश जो मैंने निकाला है यहाँ पे ए एस और ये ए डैश एस, ए डैश एस, ए डैश एस में से, हाँ ठीक है, तो ये यहां से माइनस ए डैश एस डैश ऐसे लिख सकता हूं। और जब ये ए एस डैश में से ए डैश एस डैश चला गया तो ये मेरे पास एस एस डैश यही तो बचेगा यहाँ पे। तो ये एस एस डैश मेरे पास 2AE आ गया, एस एस डैश मेरे पास 2AE आ चुका है, एस एस डैश मेरे पास 2AE आ चुका है। यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस मेरे पास 2AE आ चुकी है। फिर मैंने बोला कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी इक्वल है ना? नाउ बिकॉज सी एस डैश इक्वल टू सी एस, सो देन एस एस डैश इसकी जगह मैं 2CS रख सकता हूँ या 2CS डैश रख सकता हूँ। 2CS इक्वल टू 2AE और CS मेरे पास आ गया AE। ये जो डिस्टेंस है मेरे पास ये AE आ गई, और यही डिस्टेंस मेरे पास CS भी मेरे पास A ही है, CS भी AE होगा और CS डैश भी मेरे पास AE होगा। तो CS इक्वल टू CS डैश ये दोनों मेरे पास AE होंगे। क्लियर है आपको? क्लियर हुआ? किसी बच्चे को अगर डाउट है तो प्लीज पूछिए। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। सी जेड यहां से लेकर के यहां तक की ये डिस्टेंस मैंने निकाल दी थी। तो ये जो इक्वेशन थी पीछे की, ये वाली जो डिस्टेंस थी आपके पास ए एस और ये ए एस डैश वाली, इसको सब ऐड किया था तो ये आ गया। अब इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास ये एक चीज आ गई, ए डैश एस, इसमें से मुझे ए एस सब्ट्रैक्ट करना था। तो यहां पर क्योंकि मैंने एक ही फोकस लिया था, दूसरा फोकस भी होता है इसको, जिसको मैं वहां पे जो है बताना भूल गया था आपको, तो मैंने यहाँ बताया आपको कि ये एस डैश आपका दूसरा फोकस होता है। अब ये सेंटर के अबाउट चारों के सारे पॉइंट सिमेट्रिक होते हैं। तो सी से एस जितना डिस्टेंस पर है सी से एस डैश भी उतना डिस्टेंस पर है, सी से ए जितना डिस्टेंस पर है सी से ए डैश भी उतना डिस्टेंस पर होगा। तो अब मैं ए डैश एस में से एस ए को सब्ट्रैक्ट करूं या फिर मैं ए डैश एस डैश को सब्ट्रैक्ट कर दूं, बात तो एक ही भाई, मैं तो डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे ना हम तो।
इतनी डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दूं या फिर ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दूं, बात तो एक ही है। तो क्योंकि ए एस डैश इक्वल टू ए डैश एस डैश है, इसलिए मैंने ए एस की जगह यहाँ ए डैश एस डैश लिख दिया। और जब मैं ए डैश एस में से ए डैश एस डैश सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये एस डैश एस ये डिस्टेंस आ जाएगी मेरे पास। तो वो एस डैश एस, बाकी ये वाली अंदर की कैलकुलेशन तो आपको पता ही है, आपके पास 2a ही है। और ये एस डैश एस है, सेंटर इसका मिड पॉइंट है, तो ये और ये दोनों डिस्टेंस ही बराबर है। तो इसी तरीके से सी एस मेरे पास आ गई ए ई, और इसी तरीके से मेरे पास सी एस डैश ये भी मेरे पास आ जाएगा ए ई। क्लियर है बात? क्लियर है बात? क्लियर है? हेलो सर, हाँ बोलो विघ्नेश। हम जरा वो डायग्राम दिखाइए। हम्म, वो उसमें हम सी की हमें वैल्यू पता है किसकी ए, वैल्यू पता है? और सी ए सी ए की वैल्यू पता है, ठीक है। सी की वैल्यू पता है ए, हम्म, और सी की वैल्यू, सी की वैल्यू नहीं पता है हमें, सी ए डिस्टेंस की वैल्यू हाँ, पता है। मतलब वही बोला ना, सी ए की हम्म, डिस्टेंस पता है, सॉरी, सी ए ठीक की है। डिस्टेंस पता है। तो हम उसमें सी ए माइनस ए एस कर सकते थे ना डायरेक्ट, क्योंकि सी एस माइनस सी ए माइनस सी ए माइनस ए एस, सी एस, ए एस की डिस्टेंस कहाँ पता है आपको? तो ए एस ए की एस की डिस्टेंस हम सी जेड माइनस ए जेड से निकाल जेड। सकते हैं। सी जेड माइनस, ए जेड से, वो मैं बताने वाला था पहले, क्योंकि एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये सी जेड माइनस ए जेड में से तो ये तो सी जेड माइनस ए जेड करोगे तो आपके पास में ये सी जेड माइनस ए जेड करोगे तो सी ए आ गया ना आपके पास पूरा। सॉरी, सी जेड माइनस ए जेड नहीं, एस जेड माइनस ए जेड, एस जेड माइनस, ए जेड। तो एस जेड नहीं पता है ना आपको बेटा, सर ये डिस्टेंस नहीं पता है आपको, ये डिस्टेंस पता ही नहीं है ना आपको। सर हाँ बोलो। सर हमें ए एस इक्वल ए जेड पता है ना। दोबारा क्या क्या पता है? ए एस इक्वल्स टू ई ए जेड ए एस इक्वल टू, टू ई हाँ हाँ ए जेड। हाँ 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 हाँ, बस 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 वहीं पे वहीं पे वहीं पे, हाँ हाँ, ए एस इक्वल टू, हाँ ठीक है, आगे मतलब ये बिल्कुल सही, आगे। तो फिर ए जेड हम निकाल सकते हैं ए ना। जेड की वैल्यू निकाली थी हमने सर, ए बाय ई माइनस ए, हाँ 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 हाँ, और उससे भी, ई से उससे भी, मल्टीप्लाई करने के बाद उससे भी वो उससे भी उससे भी उससे भी आ जाएगा, उससे भी आ हाँ, जाएगा, वो भी ठीक है, वो भी उससे भी आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा, वो भी है, वो आगे अभी बताने वाला था मैं आपको कि अगर ये सी है, यहाँ पर ये एस है आपका, और ये पॉइंट ए है आपका, और ये पॉइंट आपका डायरेक्ट्रिक्स है यहाँ पर जेड, तो क्योंकि ये ए जो है आपका खुद इलिप्स पर ही लाई करेगा, तो ये आपकी इससे फोकस से जो डिस्टेंस होगी, ये जो आपके पास ए एस जो होगा फोकस से, ये आपका ई ए जेड होगा, ई ए जेड होगा, तो ये ए एस इक्वल टू ई ए जेड, ई ए जेड। मगर फिर बेटा तुमको यहाँ पर ए जेड नहीं पता था ना, यहाँ पे ए जेड नहीं पता था, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे, चलिए ठीक है, यहाँ ए आपका यहाँ पर लाई करता है, जेड आपका यहाँ पर है, ये आपका फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस ये है आपका, ये हमने निकाली थी ए अपॉन ई माइनस ए, और ये डिस्टेंस हमको आइडेंटिफाई करनी थी, तो ए एस इक्वल टू आपके पास ई ऑफ ए जेड हो जाएगा, जो कि आपके पास ई ए अपॉन ई माइनस ए हो जाएगा, और ए एस आपके पास कंप्लीटली ए माइनस ए ई हो जाएगा, ए एस, और ए माइनस ए ई होती है, अब सी ए आपको पूरा पता है, ये ए है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस ए माइनस ए ई पता पड़ चुकी है आपको, तो ये डिस्टेंस ऑब्वियसली आपके पास कितनी आ जाएगी, ए ई। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते थे इसको, ऐसे भी निकाला जा सकता था, कुल मिला के निकाला जा सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। चलिए आगे चलते हैं, तो कुल मिलाकर के हमने जो सारी की सारी जो डिस्टेंसेस थी ना, वो हमने आइडेंटिफाई अभी कर ली है यहाँ से, ठीक है ना। अब हमारे पास जितनी भी डिस्टेंसेस होती हैं एलिप्स के केस में, ये सारी की डिस्टेंस आपको पता है, मतलब अगर ये सेंटर है, ये आपका एक फोकस इधर है और दूसरा फोकस आपका इधर एस है, ये आपका एक इंटरसेक्शन पॉइंट ए है और इधर आपका दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट ए डैश है, ये आपका एक डायरेक्ट्रिक्स है यहाँ पर, और ये आपकी दूसरी डायरेक्ट्रिक्स है, इन डिस्टेंस का पता होना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये z है और ये z डैश है, तो ये सारी डिस्टेंस इधर के जो सारे एसेट्स हैं वैसे इधर के एसेट्स हैं, जैसे यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस कितनी है आपकी a अपॉन ई, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिमेट्रिक होता है ये शेप बिल्कुल, तो ये जो डिस्टेंस है वो भी a अपॉन ई होगा आपका। इसके अलावा यहाँ से लेकर के ये जो डिस्टेंस है आपकी a अपॉन ई माइनस ए, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ये भी a अपॉन ई माइनस ए होगा।
यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो a है, तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस है ये भी a होगा। ये डिस्टेंस आपका AE है, तो ये यहां से लेकर के यहां तक ये डिस्टेंस भी a ही होगा। समझ में आया आपको? ये दोनों डिस्टेंस आपके सेम होंगे, आपके सारे के सारे डिस्टेंसेस सेम। क्लियर है? सारे सारे डिस्टेंस सेम होते हैं, बिल्कुल शेप सिमेट्रिक होती है आपकी। चलिए आगे अब देख लेते हैं आपके पास। अब इसकी इक्वेशन पर आ जाते हैं भाई। इसकी इक्वेशन कैसे आइडेंटिफाई करी जाती है? इसकी जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन कैसे आइडेंटिफाई करी जाएगी? तो हम एक काम करते हैं, अब इसकी इक्वेशन क्योंकि अब हमको निकालनी है तो कुछ कंसीडरेशन करने पड़ेंगे हमको यहाँ पे। तो इसके कंसीडर में कर लेता हूं, लेट एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ले लेते हैं एक्स एक्सिस को, ठीक है ना। वेयर फोकस एस, इसके अलावा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स Z and A and A dash are lies। तो जरा एक्स एक्सिस खींच लेते हैं हम हमारी, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है ना। अब एक्स एक्सिस पे ओरिजिन को सेंटर ले लेते हैं, ये ओरिजिन हो गया आपका 0,0। तो मुझे जरा बताइए क्यों मैंने अभी आइडेंटिफाई किए? कोई मुझे बताएगा एस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्या होगा? ये डिस्टेंस कितनी थी? अभी अभी तो देखिए ना, ये डिस्टेंस कितनी है सी से एस की? ए, ये डिस्टेंस कितनी है? AE, हाँ AE। सर। तो ये वाला कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या AE कॉमा 0 नहीं हो जाएगा क्या? AE कॉमा 0, बच्चे का मैसेज आया है। AE कॉमा 0, यस अनिकेत यही होगा, AE कॉमा 0। तो उसको लिख दिया मैंने AE कॉमा 0। A डैश की अगर हम बात करें, सॉरी A की, तो ये आपका A कॉमा 0 हो जाएगा। और ये अगर Z की मैं बात करूं तो ये Z का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? A अपॉन E कॉमा 0। तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन अगर मैं ये बोल दूं कि ये जो लाइन है ये, इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा? x इक्वल टू ए अपॉन ई। सिमिलरली ये सारे के सारे पॉइंट आपके इधर भी आ जाएंगे। जितनी डिस्टेंस पर ये है इतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ पर ए होगा, ये ए होगा। और जितनी डिस्टेंस इनके बीच में उतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसको जेड डैश बोलेंगे। और जितनी डिस्टेंस पर ये है उतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ पर ये एस डैश होगा। तो एस डैश कितना हो जाएगा? माइनस ए ई कॉमा 0। ये मेरे पास कितना हो जाएगा? माइनस ए कॉमा 0। और ये जो दूसरी लाइन मेरे पास आएगी इसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी? x इक्वल टू ए माइनस ए अपॉन ई, माइनस ए अपॉन ई। कोऑर्डिनेट इसकी बात करें तो माइनस ए अपॉन ई कॉमा 0। ठीक है भाई। अब मैं इलिप्स की सरकमफेरेंस पे यहां कोई पॉइंट लेता हूं P, और अगर मैं P लेता हूं तो आप जानते ही हैं कि अब मेरे पास जो सिमेट्री चलेगी वो क्या चलेगी कि ये तो मेरे पास डिस्टेंस और ये मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये इसको निकालने का रीजन क्या था? क्यों मैंने इसकी इक्वेशन निकाली? क्यों इसकी इक्वेशन को ये डिस्टेंसेस क्यों निकाली? क्योंकि अगर मैं डिस्टेंस नहीं निकालता ना तो आप इस इक्वेशन तक जो इसकी इक्वेशन होगी आप निकाल ही नहीं सकते थे PM। ये लाइन की इक्वेशन थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं। तो ये x माइनस ई अपॉन ए, सॉरी ए अपॉन ई इक्वल टू 0, ए अपॉन ई इक्वल टू 0। तो कौन बच्चा मुझे मैथमेटिकली इसका एक्सप्रेशन बता सकता है? कौन बच्चा जो है ये एक्सप्रेशन मुझे मैथमेटिकली बता सकता है? बोलो, बताओ। PS और ये EPM, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताइए इसका क्या होगा? बोलिए, बोलो भाई, बोलो रोहित, तनाज, बताइए, बोलो। क्यों भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है इसमें। रोहित क्या होगा?
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा इसका? PS, ये तो मेरे पास x माइनस AE का स्क्वायर, ये थोड़ा लाइट आ रहा है क्या? इसकी राइटिंग लाइट आ रही है क्या बहुत ज्यादा? दूसरा पेन चेंज कर लेते हैं चलो। तो ये x माइनस AE का स्क्वायर और ये y माइनस 0 का स्क्वायर, इसका तो रे बेटा रूट आ जाएगा इधर। E एज इट इज, PM क्या होगा? PM क्या होगा? सर PM x होगा। x क्यों होगा? सॉरी सॉरी, x नहीं। PM ये डिस्टेंस है भाई, परपेंडिकुलर डाला है ना, लाइन की इक्वेशन है, x कोमा y से डाले गए परपेंडिकुलर की डिस्टेंस क्या होती है, इससे सेटिस्फाइड करा दो इसको, तो ये तो x ही है, x माइनस a अपॉन ई अंडर रूट एक्स स्क्वायर, मतलब x के कोफिशिएंट का स्क्वायर y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट तो 0 ही है, तो ये होगा आपके पास में, तो ये रूट x माइनस AE का स्क्वायर, x माइनस AE का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस AE। अब मॉड हटाने के लिए क्या करते हैं, मॉड हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करेंगे आप लोग, और जैसे ही स्क्वायर करेंगे आप, तो आपके पास में क्या एक्सप्रेशन आएगा, x माइनस AE का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू x माइनस A अपॉन E, और इस पूरे का स्क्वायर, इजी कर लीजिए इसको, तो x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर सर E स्क्वायर, बोलिए ई रह गया कहाँ रह गया, हाँ E, राइट साइड। E स्क्वायर, सॉरी E स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2AE x प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू ये ई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस 2A अपॉन ई एक्स, और जब ये अंदर जाएगा, जब ये अंदर जाकर के इसको इंटरफेयर करेगा, तो ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2AE x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओनली माइनस 2AE x, देखो ये तो गया। अब जो चीज हमारे पास बची है उसको इधर लेकर के आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्लब कर लो जरा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्लब करते ही क्या आएगा आपके पास में, 1 माइनस ई स्क्वायर, देख लो बेटा यही तो आएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर, वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है ना, और इसको इधर लेकर के आ जाते हैं, ए स्क्वायर और ये 1 माइनस ई स्क्वायर, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी सब सब पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन, देखो बेटा डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते ये ए स्क्वायर एज इट इज प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1, यही होती है आपकी इलिप्स की इक्वेशन। अब बच्चे कहेंगे कि सर ये क्या है यहाँ पे, तो इसी को ही ये इसेंट्रिसिटी होता है, ये इसेंट्रिक, ये जो आपके पास होता है ना, देखिए किसी भी पैराबोला के लिए विघ्नेश ए कांस्टेंट है, आपने फिक्स किया है, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये तो आपने हाँ फिक्स किया सर। है ना, अच्छा 1 कांस्टेंट होता ही है, 1 कांस्टेंट होता ही है हाँ ना, सर। और किसी हाँ भी एक एलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी भी कांस्टेंट होती है, क्योंकि वो कोफिशिएंट जो एक से छोटा है वो भी कांस्टेंट ही रहेगा ना, वो तो एक बार में हाँ एक ही सर, लोगे आप, तो जो क्या ये रहेगा पूरा का उसमें। पूरा का पूरा यहाँ पर ये कांस्टेंट है ना, तो इस कांस्टेंट को रिप्लेस कर देते हैं, लेट ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, इसको हम बी स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं, और इसको जब बी स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी है आपकी, ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, तो यही आपके पास इक्वेशन आ जाती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये इधर ऐसे, ये इधर, ये आपके पास इलिप्स की इक्वेशन है, और ये जो आपने यहाँ पर माना है इसे हम इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूले की तरह, क्योंकि ये भी देखिए, अगर आपने कोई भी इलिप्स बनाया है तो एक्स स्क्वायर के जो डिनोमिनेटर में है, ये भी आपके पास एक नॉन क्वांटिटी होगी, क्योंकि आप ही फिक्स करोगे इसको भी, और ये वाई स्क्वायर के जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी होगी, ये भी एक नॉन क्वांटिटी होगी, जिसको हम बी स्क्वायर बोलते हैं। तो यहाँ से इसको जब से ही थोड़ा सा इजी किया जाता है, तो ई स्क्वायर इक्वल टू, जो आपके पास एक्सप्रेशन यहाँ से निकल के आता है, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन निकल के आता है, और ई आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आपका इसेंट्रिसिटी का एक्सप्रेशन है, समझ में आया। वही यहाँ पर अगर बात करें कि सर ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये ए और बी, तो ए तो मैंने आपको बता ही दिया है, ए तो आपकी सेंटर से
इलिप्स आपका पहली बार एक्स एक्सिस को जितनी दूरी पर सेंटर से कट करता है वो डिस्टेंस फिजिकली क्या होती है आपके पास, a होती है। वाई एक्सिस को जहां पर आपका ये इलिप्स आपका कट करेगा उस डिस्टेंस को वाई एक्सिस पर हम b बोलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर आप पुट भी करके देख लीजिए, y इक्वल टू 0 रख लीजिए, y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 रखती है, x इक्वल टू कितना आ जाता है आपका प्लस माइनस है। इसका मतलब y इक्वल टू 0 आपका कहाँ होगा, x एक्सिस पर, तो प्लस माइनस ही आ जाता है। सिमिलरली x इक्वल टू 0 रख दीजिए तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस भी। इसका मतलब y एक्सिस का इंटरसेक्शन आपका प्लस माइनस भी होता है। तो वही यहाँ पर हम बनाते हैं। यहाँ पे ये आपका इलिप्स की जो आपका इलिप्स एक्चुअली बनता है वो कुछ कुछ देखने में ये बनता है। ये आपका पूरा परफेक्ट एक इलिप्स है, ठीक है। ये इसकी हो गई एक्सिस, ये इधर, ये इधर होती है इसकी डायरेक्ट्रिक्स, ये आपका ओरिजिन, ये आपकी एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस। ये पॉइंट आपका क्या होता है 0,b, ये पॉइंट आपका कितना होता है 0,-b। अब सारा का सारा सबको ये a डैश ए सॉरी ये था, ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपका z था और इसका कोऑर्डिनेट आपका a/e,0, ये आपका a डैश होता है और ये आपका z डैश होता है। इसका कोऑर्डिनेट आपका -a/e,0, ये आपका -a,0। यहाँ पर कहीं आपका s होता है जिसको -ae,0 बोला जाता है। यहाँ पर कहीं आपका s, ये s डैश होता है, सॉरी ये आपका s होता है जिसको ae,0 और ये आपका a,0। कंप्लीट है आपका डायग्राम, ये सब पूरा कंप्लीट डायग्राम है आपका। समझ में आया? इसके अलावा और अच्छे से अगर दिखाना चाहे तो एक फीचर और हाईलाइट किया जा सकता है कि इसके सरकमफेरेंस पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, कोई भी पॉइंट, जैसे ये पॉइंट अगर मैं लेता हूँ, इसके लिए हमेशा क्या होगा, ये अगर PM है, दोनों केसेस में होगा, और ये अगर ये आपका P है ना, और ये अगर x, y ये है, तो इसके लिए PS इक्वल टू PM हमेशा होगा, PS इक्वल टू PM हमेशा होगा इसके लिए। सिमिलरली अगर इस वाली डायरेक्ट्रिक्स से ही इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया जाए और इस पॉइंट को हम M डैश बोलते हैं, तो आपके लिए ये दूसरी वाली जो फोकस होगी, ये वाली फोकस, इससे भी ये सेम डिस्टेंस सेम चीज फॉलो करेगा। तो बेटा कोई भी पॉइंट अगर मेरे पास है तो इसके लिए ये कोई रिलेशन मुझे बता सकता है क्या, कोई रिलेशन मुझे बता सकता है बेटा? अगर ये आपके पास, ये PM कितना होगा आपका, PM कितना होगा आपका, PS इक्वल टू EPM है। तो PS देखो इधर, ये PS की अगर ये PS अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, PS मतलब किसी भी पॉइंट की फोकल डिस्टेंस, तो एक तो वो आप चाहें तो इसका वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके उसको बहुत लंबा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो PS निकालने का देखो डायरेक्ट तरीका बताऊं, x, y का। देखो इधर ध्यान से, ये यहां पर आपने परपेंडिकुलर डाला, तो ये पॉइंट आपका क्या है, ये x, 0 है या नहीं है? तो कोई बच्चा अगर यहां से लेकर के यहां तक की ये डिस्टेंस x है, तो मुझे बताओ ना x से यहां से लेकर ये z तक की डिस्टेंस कितनी होगी, कितनी होगी ये? अरे भाई ये x से लेकर के यहां तक की z तक की डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? अरे ये डिस्टेंस x है, यहां से लेकर के यहां तक ये डिस्टेंस a/e है, तो ये यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस ये कितनी होगी? क्या ये आपकी a/e माइनस x नहीं होगी क्या? हाँ सर, a/e-x x होगी ना। तो आप मुझे बताइए जैसे ये अंदर जाएगा तो फोकल डिस्टेंस कितनी आई आपकी, a-ex ये आती है। किसी भी पॉइंट की ये जो फोकल डिस्टेंस होती है ये होती है आपकी a-ex। समझ में आया विघ्नेश? ये डिस्टेंस PS। अब तुम इसको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे ना तब भी यही आएगा, तुम सॉल्व करके देख लेना वो यही आएगा। अभी आपको लग रहा होगा सर ऐसे कैसे हो सकता है, वो ऐसे होगा क्योंकि ये जो आपका पॉइंट है ना, ये जो एलिप्स की इक्वेशन हमारे पास क्या है, x² / a² + y² / b² इक्वल टू 1, वो x, y इसको भी सेटिस्फाइड करेगा। तो जब तुम इसके सेटिस्फेक्शन के को यूज करके वहां पर जैसे ही आप वैल्यू को नॉमिनेट करोगे ना, आप फाइनली यहीं पहुंच जाओगे,
है ना। और यहाँ से अगर देखोगे तो ये डायरेक्ट आ जाता है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है ये पी एस डैश कितना होगा? पी एस डैश किसी भी पॉइंट की एस डैश वाली फोकस से जो डिस्टेंस होती है, ये पैराबोला पे कहीं भी हो, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है इधर होगा तो भी, इधर कहीं भी हो सेम रिलेशन फॉलो करेगा। ये कितना होगा? पी एस इज इक्वल टू पी एस डैश कितना होगा? ये आपके पास ई पी एम डैश होगा। तो ई इधर देखो ये डिस्टेंस x है, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस कितनी है? a अपॉन ई। तो ये आपके पास x प्लस ए अपॉन ई होगी या नहीं होगी? बोलो, क्या ये नहीं होगी क्या? बोलो, यही तो होगी। यहां से लेकर यहां तक ये x है, यहां से लेकर के यहां तक ये a अपॉन ई है, तो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना हम। तो यहां से लेकर के ये x प्लस ये वाली डिस्टेंस a अपॉन ई, तो ये आ गई आपके पास। और ये कितनी आई आपके पास में? अंदर जाएगा तो ये ई एक्स प्लस ए, मतलब पी एस डैश, सॉरी एस डैश, ये आपके पास आती है a प्लस ई एक्स। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? पीएस आपके पास क्या होगी? मतलब आपके पास कोई भी पॉइंट है आपका पास एलिप्स के ऊपर, उसकी एक फोकस से डिस्टेंस जो होगी एस से, उससे डिस्टेंस a माइनस ई एक्स, और जो दूसरी फोकस से उससे डिस्टेंस आपकी a प्लस ई एक्स होगी। तो अगर समझ में आया तो मुझे जरा ये बता दो ना, ये पी एस प्लस पी एस डैश, ये तो मेरे पास a माइनस ई एक्स प्लस ए प्लस ई एक्स आ रहा है, तो ये तो कांस्टेंट आ गया भाई, ये तो कांस्टेंट आ गया ना, ये तो कांस्टेंट आ गया। आपके सामने कांस्टेंट आया ना, ये देखो। हाँ सर। तो अब P कहां पे लाई करता था? P कहां पे लाई करता है? P कहां पे लाई करता है? P कहां पर है? ये P आपका एलिप्स पर है ना। हाँ सर। तो यहां से एलिप्स का एक दूसरा लोकस, एलिप्स के दो लोकस होते हैं, एक लोकस तो क्या है, इस तरीके से मूव करे कि फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो एक से छोटा हो जाए, एक तो ये। और दूसरा इसका लोकस होता है सेकंड लोकस या फिर सेकंड डेफिनेशन। ellipse is locus of a point which moves such a way that its that sum of its distance from two fixed point always remain constant, always remain constant। ये हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, यही तो है। आप देखिए ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि P आपका इस तरीके से, ये P आपका कहीं भी चला जाए, इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस का सम हमेशा आपका कांस्टेंट होगा और वो 2a के बराबर होता है। समझ में आया? ये हमेशा कांस्टेंट होगा आपका। तो अगर आपका P इस तरीके से मूव करे कि आपका दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट हो जाए, तो ये जो बनने वाला शेप होगा आपका, या एक लोकस होगा। जैसे सर्कल में क्या होता है, एक पॉइंट इस तरीके से मूव करे कि फिक्स्ड डिस्टेंस से जो उसकी फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाता है, यहाँ पर दो फिक्स पॉइंट है और उनसे डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। समझ में आया? समझ में आया? यस, क्लियर है? हाँ सर। देखिए, इसको समझने का एक सही तरीका मैं आपको बताऊं। यहाँ पर इसको ऐसे तो बता पाना क्या मतलब, एक इमेजिनेशन अगर आप करना चाहो तो कुछ ऐसे इसको बताया जाता है कि ये कुछ ऐसा होता है, जैसे अगर ये दो पॉइंट लीजिए आप, यहाँ से एक आप थ्रेड लीजिए, उसको यहाँ पे हिंच कीजिए, यहाँ पर एक कील ठोक दीजिए, यहाँ पर एक उस थ्रेड का दूसरा जो छोर है वो यहाँ पर कर लीजिए, फिर इस थ्रेड को ऊपर उठाइए। आप ऊपर उठाएंगे तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, ये ट्रायंगल बन जाएगा ना। हाँ सर। अब ये ट्रायंगल बन जाएगा तो आप क्या कीजिए ना, इस थ्रेड में एक और मतलब अपनी फिंगर को ऐसे डाल के इसको घुमाइए। तो जैसे ही आप घुमाएंगे ना, तो ये जो पूरा जो ये शेप बनेगा, ये एक एलिप्स का ही शेप बनता है।
पूरा ये जो शेप बनेगा ना, ये एक एलिप्स का शेप बनेगा। मतलब इस स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा रहना चाहिए, इसमें टेंशन मूव नहीं होना चाहिए। तो अगर इसमें टेंशन को रखते हुए अगर आप इस स्ट्रिंग को घुमाना शुरू करेंगे ना, तो आगे जाकर के ये हो जाएगा, फिर इस तरीके से ये इस तरीके से बन जाएगी, और जब सब कुछ जब इधर चले जाएंगे तो ये एक ही रह जाएगा, फिर इस तरीके से नीचे आएंगे तो ये, आप अपनी फिंगर को इस तरीके से रोटेट करेंगे ना, तो ये पूरा जो शेप बनेगा पी का, तो आपकी जो फिंगर जो शेप बनाएगी ना वो एक एलिप्स का ही होगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब जस्ट ऐसे मतलब ऐसे विजुअलाइजेशन के लिए बता रहा हूँ, जस्ट समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं, बस विजुअलाइजेशन के लिए है। अब वो यहाँ पे क्या है ना, ऐसे पॉसिबल नहीं है बताना, इतना एडवांस सॉफ्टवेयर नहीं है इसका कि मैं बता पाऊँ इसको इस तरीके से। नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। चलिए, तो आज का जो लेक्चर है वो इतना ही है। अब अगर कोई कल के जो क्वेश्चंस हैं जो आपके रह गए हैं वो अपन डिस्कस कर सकते हैं, या फिर अगर अभी किसी में को इसमें डाउट है तो वो बता सकता है, वो हो जाएगा। भाई बोलिए, अब हमारे डाउट क्लियर करते हैं अपन। कौन से क्वेश्चन में डाउट है विघ्नेश? आपको डाउट था, बताइए। 2-3 क्वेश्चन तो कल मैंने ही कराए थे उसी के ही। बोलिए विघ्नेश, किस में डाउट है आपको? सर 2 मिनट। हाँ, मतलब से नहीं आए थे वो देखता हूँ। आप लिख के रखा करो ना, ऐसे सारे बच्चे हैं यहाँ क्लास में, ऐसे थोड़ी ना होता है। लिख के रखा करो, लिख के रखा कीजिए। वेदांत पंसारी, अथर्व पवार, सुशांत है, श्रद्धा है, किसी बच्चे का मैसेज आया है। सर 6th क्वेश्चन में ऑर्डिनेट की जगह एप्सिका चाहिए, देख लेते हैं। हाँ सर, 6th क्वेश्चन में वो था, मतलब ऑर्डिनेट नहीं है, एप्सिका आता था, AT² ऐसा था। तो मतलब गलत ऑप्शन दे रखा है कुल मिला के, ये है ना? क्वेश्चन में ऑर्डिनेट दिया है ना, उधर एप्सिका चाहिए, ऑप्शन उसमें नहीं है। ओके ओके ओके, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बता रहे हो आप? 6? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे हो ना? 6th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, on the parabola y square equal to 4x, e f g are taken so that their ordinate are in gp. Prove that tangent at e and g intersect on the ordinate of s. तो इसको ऑर्डिनेट की जगह एप्सिका चाहिए कुल मिला के, ये ना? हाँ सर। तो ऑर्डिनेट की जगह एप्सिका कर देते तो क्या आंसर मैच हो रहा है फिर आपका? ऑर्डिनेट की जगह एप्सिका कर देते तो आंसर मैच हो रहा है आपका? बिकॉज वो जीपी में है तो T² इज इक्वल टू T1 इंटू T3 आता है, मतलब T1 T2 T3 जीपी में लिया तो। और E का पैरामीटर मतलब T1 लिया होगा, F का पैरामीटर T2 ले लो, और G का पैरामीटर, कैपिटल G का पैरामीटर T3 ले लीजिए। ठीक है ना? अब इनका क्या बोल रहा है उसने? ऑर्डिनेट बोल रहा है ना, वो ऑर्डिनेट जीपी में बोल रहा है ना। हाँ सर। तो ये 2a T2 इसका स्क्वायर इक्वल टू 2a का स्क्वायर T1 T3 ये आ जाएगा। तो मतलब T2 स्क्वायर इक्वल टू T1 T3 हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्या प्रॉब्लम है इसमें? बोलो बोलो विघ्नेश, क्या प्रॉब्लम है? आपके सामने ही तो कर रहे हैं। हाँ सर, T2² इक्वल टू T1 इंटू T3 है ना, मतलब T2² ये उसका मतलब ई और जी पर टेंजेंट जो आएंगे ना, ई पर और जी पर, ई पर टेंजेंट हाँ आपकी आ गई। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है आपको? 4ax ही दिया है। सर, डायरेक्ट उनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं ना, हाँ हाँ, सीधा मतलब डायरेक्ट, सही है सही है, डायरेक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, बिल्कुल सही है। क्या आपके AT1 पास T2 कॉमा ए AT1, T1 T3 होगा ना बेटा? A1 T3 हाँ T1 T3 सॉरी। कॉमा 2a T1 प्लस T3। हाँ तो वो AT1 T3 पर आएगा ना, मतलब T1 T3 T2² आता है, A T2² ये हाँ F का एप्सी का है। हाँ, तो एप्सिका होगा वहाँ पे, सही है, एप्सिका होगा, हाँ, सही, एप्सिका एप्सी होगा। का। ठीक है, एप्सिका होगा। यस, नेक्स्ट। हाँ प्रथमेश, आपने सही बोला, एप्सिका होगा वहाँ पे। आगे बोलिए।
और किसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? 6 तो क्या 7 तो मैंने ही कराया था, 7 तो मैंने ही Certain. करा। 10th, two parabola this and this always touch one another, always touch one another, L1 and L2 being variable parameter, prove that the point of contact lies on x y square। फिर से लोकस ही तो निकालना है कुल मिला करके। क्या प्रॉब्लम आई इसमें? क्या प्रॉब्लम आई भाई? देखो, आपको दो पहला पैराबोलास दिए हैं। एक पैराबोला आपको दिया है y स्क्वायर इक्वल टू, कोई बच्चा है यहाँ पे जिसने ये क्वेश्चन कर दिया हो? 4a x माइनस एल। और दूसरा पैराबोला जो तुमको दिया है वो दिया है आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस L1। यही है ना? चलिए, अब ये कह रहा है कि हाँ, ये बोल रहा है कि ये दोनों पैराबोला हमेशा एक दूसरे को टच करते हैं, हमेशा एक दूसरे को टच करते हैं। तो इनका मतलब देखिए, पैराबोला का इनका जो टाइप है, एक तो आपका ये वाला टाइप है पैराबोला, शिफ्टेड है, ये शिफ्टेड है ना ये वाला पैराबोला। और दूसरा जो पैराबोला का टाइप है वो ये वाला है, ऐसा वाला ऊपर वाला। तो ये दोनों आपके एक दूसरे को टच करते हैं। तो टच करने पर इनका जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है उसका लोकस आपको आइडेंटिफाई करना है। तो क्या किया था तुमने इसमें? क्या किया भाई? बताओ तो तुमने किया क्या, ये तो बताओ। विघ्नेश, सॉल्व किया होगा ना तुमने इस क्वेश्चन को? हाँ सर, मतलब वो मुझे लोकस का थोड़ा प्रॉब्लम आता है, मतलब वो एक का दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है दो थोड़ा बहुत। तरीके हैं, फिर अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो वो दूसरा वाला तरीका देखो। किसी बच्चे ने किया है इस क्वेश्चन को? बच्चे का मैसेज आया किसी का, सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब क्या होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब वो होगा, जैसे ये सबसे पहले तो देखिए, इनका बीच में इंटरसेक्शन नहीं है। इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, कि अगर यहाँ पे इन दोनों को टेंजेंशियल करवाना है आपको, मतलब ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, टच करेंगे। तो मतलब अगर एक पैराबोला कुछ इस तरीके से है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब ये होता है, क्या बच्चे का नाम था जो पूछ रहा था? प्रथमेश। बेटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब ये होता है कि एक पैराबोला ये इस तरीके से हो गया, और ये जो दूसरा पैराबोला होगा ना, वो सपोज आपका कुछ ये इस तरीके से आ रहा है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। क्लियर है? क्लियर है प्रथमेश? प्रथमेश, समझ में आई बात प्रथमेश? क्या होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? अब चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा यही था कि इस क्वेश्चन में आपको पॉइंट मतलब इन दोनों का मतलब बस टच करते हैं। हाँ, बस टच करता है, इंटरसेक्ट नहीं करता है, इंटरसेक्ट नहीं करवा सकते आप इसको। यही था। चलिए, यस विघ्नेश, आप बोलिए, क्या बोल रहे थे विघ्नेश? हाँ सर। बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप, बोलिए। चलिए, देखिए, जैसे ही डाउट क्लियर करने का यहाँ टाइम आता है ना, बच्चे जो होते हैं, चलिए देखो, एक तरीका तो ये है प्रथमेश या विघ्नेश, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, किसका है क्वेश्चन? विघ्नेश तुम्हारा है या प्रथमेश का है, किसका है? मेरा है सर। देखो विघ्नेश, यहाँ पर क्या है ना, एक तरीका तो देखो, देखिए मैं हर कर्व की बता रहा हूँ आपको। देखो, पहला तो क्या है ना, एक तरीका तो ये है कि आप इन दोनों में टेंजेंशियल कंडीशन लगा दें। अब टेंजेंशियल कंडीशन कैसे लगेगी? सबसे पहले इन दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मतलब अब यहाँ से क्या, या तो एक्स के केस में वाई को, एक्स की फॉर्म में वाई को रिप्लेस करो, या वाई की फॉर्म में एक्स को रिप्लेस करो। और तुम यहाँ देख सकते हो, जैसे अगर मैं यहाँ वाई की जगह एक्स का पैरामीटर यहाँ रखूं, तो ये एक्स में 4 डिग्री का जो है वो पॉलिनोमियल बन जाएगा। देख रहे हो ना, 4 डिग्री पॉलिनोमियल बन जाएगा। हाँ सर। अब 4 डिग्री पॉलिनोमियल बन जाए, अब उसका आपका टेंजेंट की कंडीशन लगाना। अब 4 डिग्री पॉलिनोमियल बनेगा, तो आपके पास में देखो, कोई दुनिया के कोई भी पैराबोला है आपके पास, ये मैक्सिमम 4 बार कट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल बन रहा है आपका, कि मैक्सिमम। अब यहां पर आपको अपने इंटेलिजेंस से इस तरीके से कंडीशन लगानी पड़ेगी,
अगर ऐसे करते हो तो, कि इस इक्वेशन का 4 डिग्री इक्वेशन का एक ही रूट रह जाए। अब ये तरीका तो है बड़ा चैलेंजिंग। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, लेट बोथ कर्व intersecting at P H कॉमा के। समझ में आ रही है बेटा? H कॉमा के पर इंटरसेक्टिंग क्या, सॉरी गलत हो गया, टचिंग एट H कॉमा के। अब देखो जो बच्चे हैं क्लास में बैठा है उसको अब आज फायदा हो जाएगा एक चीज का। देखो ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात। अगर कोई भी दो कर्व, दुनिया के कोई भी दो कर्व हैं, मैं केवल दो पैराबोलास की ही बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया के कोई भी कर्व उठा लो आप, अगर वो किसी पॉइंट पे टच कर रहे हैं तो तुम मुझे ये बात बताओ, क्या इस पॉइंट पे टेंजेंट कॉमन नहीं होगी? क्या इस पॉइंट पे टेंजेंट कॉमन नहीं होगी? हाँ कॉमन होगी दूसरा, टेंजेंट। H कोमा के इसको भी सेटिस्फाइड करेगा और H कोमा के इसको भी सेटिस्फाइड करेगा क्या? दोनों को सेटिस्फाइड करेगा ना? दोनों सेटिस्फाई को। करेगा। चलिए अब बस बोलो हाँ, इस बात में कोई आपको शक नहीं है कि यस सर H कोमा के दोनों की टेंजेंट है वो कॉमन होनी चाहिए? बोलो बोलो। हाँ सर। चलिए प्रथमेश क्लियर है ना? ओ प्रथमेश ठीक है। अब प्रथमेश इधर देखो आप, पी एच कोमा के, एक जो प्रथमेश तुमने बोला ना कि दोनों का एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उस तरीके से जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ये क्वेश्चन। अच्छा, और विघ्नेश एक और चीज, लोकस भी एच कोमा के का ही निकालना है, लोकस भी एच हाँ कोमा के निकाल, देन पी एच को, देन एट पी एच कोमा के बोथ कर्व हैव कॉमन टेंजेंट। समझ में आ रहा है ना बेटा? है ना? आ रहा है ना? हाँ अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a(x - l) है, एच कोमा के इसी पे ही लाई करता है? बोलो हाँ, इसी पे ही लाई करता है। हाँ सर। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? एच कोमा के इसी पर ही है, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? प्रथमेश, वेदांत। सर सर हाँ, वो रिप्लेसमेंट। लेना है सर। रिप्लेसमेंट, ये बच्चे का मैसेज आ गया बेटा, रिप्लेसमेंट लगाओ ना चुपचाप, तुमको सिखाया हुआ है ना। हाँ क्यों सर। परेशान हो रहे? सिंपल सा रिप्लेसमेंट लगाओ तो क्या, के वाई बोलो कितना होगा, के वाई 4a, बोलो यहाँ पे एक्स h प्लस एक्स बाई टू, याद नहीं है फॉर्मूला, फॉर्मूला याद नहीं है, ये होगी आपके पास। इसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? बोलो, इसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन बोलो क्या होगी? एच एक्स एच एक्स, इज इक्वल टू 4a इन हाँ, ब्रैकेट y प्लस के बाई 2। के बाई टू माइनस L1 भी तो आएगा भाई, क्या कर रहे हो? हाँ अच्छा, h कोमा के पर टेंजेंट की इक्वेशन ये है क्या? h कोमा के पर टेंजेंट की इक्वेशन ये है क्या इस कर्व के लिए? बोलो हाँ, यही तो है। हाँ इसके लिए ये है क्या? हाँ पर ये तो कंसेप्ट बोलता है कि दोनों इक्वेशन सेम है। अब क्या करें? नहीं आई बात समझ में? अरे इसके हाँ लिए सर। एच कोमा उनको के उनके रेशो को कंपेयर करेंगे ना। रेशो को कंपेयर करेंगे, कोई पर क्वेश्चन के। रेशो में बेटा, रेशो में कंपेयर करने से पहले हमेशा लाइन को हमेशा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड की फॉर्म में जमाइए, ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पे मैं करूंगा, ये आपके पास आ जाएगा के वाई इक्वल टू 2a एच प्लस एक्स माइनस 2l। समझ रहे हो ना? इसको इधर लेके आएंगे, के वाई माइनस 2a(x -2a(h प्लस 4a(l) इक्वल टू 0। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। चलिए इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा तुम्हारा एच एक्स इक्वल टू 2a के प्लस वाई -2l1, और इधर लेके आओ उसको तो एच एक्स -2a(y -2a(k प्लस 2a(l1) इक्वल टू 0। बोलो हाँ, यही होगा? बोलो। सर 4l1
क्या बेटा? हाँ 4al1, सॉरी सॉरी, AL1। यस यस सॉरी 4al1, ओके। अब ये दोनों लाइन अब सेम है, ये बोलता है एक टेंजेंट ये होनी चाहिए, ये बोल रहा है टेंजेंट ये होनी चाहिए। अब ये तो दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो क्या करेंगे, इनका कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट का रेशियो है वो सेम कर देंगे। तो इधर से x का रेशियो है h, सॉरी x का कोफिशिएंट है h, यहाँ पर कितना है -2h, तो मैं इसको न्यूमरेटर रख रहा हूँ इस वाले को, तो ये -2a अपॉन h। विघ्नेश दिख रहा है सिंक से या इंक चेंज करूं? हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, -2a अपॉन h इक्वल टू, इसका y का कोफिशिएंट बेटा k है, इसका है -2ay, ये हो जाएगा इक्वल टू, बेटा इसकी कांस्टेंट टर्म आपके पास 4al -2ah है, इसकी कांस्टेंट टर्म तुम्हारे पास 4al1 -2ak है। अब ये तीन इक्वेशन आ गई तुम्हारे पास। अब तुम मुझे एक बात बताओ, इन तीनों में अननोन फैक्टर क्या है? अननोन फैक्टर क्या है जो तुमने अज्यूम H किया है? और K। बाकी तो सब कुछ तुमको पता है ना। हाँ सर। अब h का एक्सप्रेशन निकालो और k का एक्सप्रेशन निकालो। तो h और k का एक्सप्रेशन निकालोगे, उसमें एक ही अननोन वेरिएबल होगा, मतलब h को भी अननोन, पहले देखो यहां से निकाल ही लेते हैं, चलो चलो बेटा निकाल ही लेते हैं, यहां से निकल ही रहा है, यहीं से ही हो गया ना बेटा, इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से ही देखो, ये इन दोनों को ही आपस में कंपेयर कर लो ना। तो यहां मेरे पास कितना हो जाएगा, एच के इक्वल टू 4a स्क्वायर, यही आ रहा है क्या? एच के यही तो आ रहा है आपका 4a स्क्वायर, यस। तो एच आपका एक्स हो गया, वाई आपका के हो गया, ये आपका 4a स्क्वायर हो गया, ये आपका लोकस है। समझ में आया? हाँ सर अब समझ में आया। है ना, ये लोकस हो गया आपका। ठीक है, हाँ सर। देखो बेटा एक मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कई बार ऐसा होता है कि एक ही कर्व के दो लोकस हो जाते हैं। अभी अभी तो करके दिखाया तुमको, खुद एलिप्स का ही देख लो, एलिप्स का एक लोकस तो हाँ कुछ और था, दूसरा लोकस कुछ और था, मतलब एक ही इक्वेशन के दो, एक ही इक्वेशन के लोकस अलग अलग तरीके से भी डिफाइन किए जा सकते हैं। बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ तो हाँ। इसी तरीके से जब अगर मैं इस टर्म को भी यूज करके अगर करने लग जाऊं ना, तो एक रिलेशन और आ सकता है मेरे पास, वो तुम भी जान सकते हो। अगर अभी तो मैंने इन दोनों को यूज करके जो रिक्वायर्ड आंसर था वो मैंने मैच करा दिया, मगर अगर मैं इसको भी यूज करता ना, तो जो एक्स और वाई में रिलेशन आता वो गलत नहीं था, वो एक दूसरे लोकस को बता देता आपके। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। है ना, तो कई बार एक ही कर्व के दो लोकस हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए आगे बोलिए। किसी भी कर्व की इक्वेशन सेम होगी, मैं बोल रहा हूँ लोकस, लोकस बोले तो उसको बोलने का तरीका दो हो सकता है, जैसे एलिप्स में देखा ना आपने, किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो एक से छोटा होना चाहिए। फिर उसी इक्वेशन से दूसरा आ गया कि दो फिक्स पॉइंट से सम डिस्टेंस ऑफ सम है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इन दोनों में तो अलग अलग, ये तो बहुत जमीन और आसमान का अंतर है इन दोनों एक्सप्लेनेशन में तो, मगर इक्वेशन सेम ही होगी कर्व की। लोकस अलग अलग बोलने में दो अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बोलिए, और किस में प्रॉब्लम है? नहीं सर अभी किसी में नहीं। ये यस दो ही थे, यस, वो 6 वाला और ये 10th, ठीक यही है थे। ठीक है। प्रथमेश किसी और में प्रॉब्लम आपको? बेटा साक्षी, श्रेयश, सिद्धेश मासाल, किसी बच्चे का मैसेज आया है? 10th तक ही किए हैं तो 10 तक ही किए हैं, तो 10 तक तो मैंने करवा दिए, फिर तो अब इसके आगे आप लोग कर लीजिएगा, बाकी कल मिलते हैं। आज शाम को 10 से आगे क्वेश्चन कीजिएगा, होमवर्क देने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो ठीक है, वैष्णवी बेटा कुछ पूछना है आपको? वैष्णवी गावड़े, नहीं वैष्णवी गवाड़े, ओके। वैष्णवी कुछ पूछना है बेटा? अच्छा, ये अथर्वा पवार वही है क्या, वो हमारा जो क्लास में मोटा मोटा सा बच्चा बैठता था, वही है क्या? अंडरस्टूड सर, या कोई दूसरा अथर्व है? चलिए 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 सुशांत, यस यस, ठीक है बेटा, चलिए ठीक है बेटा, कल मिलते हैं, वही है। चलो, मुझे उम्मीद नहीं थी ये बच्चा क्लास में बैठेगा सिंसियरली इतने टाइम तक। चलो बेटा, अथर्व, अथर्व कोई प्रॉब्लम? क्लास को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं अब हम, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। चलिए ठीक, ठीक है गाइस, कल मिलते हैं।